बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। वीडियोस की इस सीरीज़ में हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो में हम एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि प्रोजेक्ट्स का होता है विच इज़ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड बजटिंग, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट से क्या मुराद होती है। कॉस्ट मैनेजमेंट से मुराद क्या है, उसकी एक डेफिनेशन आप देख लें, लिखी हुई है। डेटा कलेक्शन, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, इट इन्वॉल्व्स टेकिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट इंफॉर्मेशन and applying it to projects at finite levels of accountability to maintain a clear sense of money management for the project। ये आपको बज़ाहिर बड़ी पेचीदा सी डेफिनेशन नज़र आ रही होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है कि कास्ट को मतलब यानी किसी प्रोजेक्ट में जो इन्वॉल्व कास्ट होती है उसका डेटा कलेक्ट किया जाए, उसकी अकाउंटिंग की जाए, यानी उसको किसी मीनिंगफुल तरीके से रिकॉर्ड करके प्रेजेंट किया जाए, ऑर्गेनाइज करके, और फिर उस कास्ट को कंट्रोल किया जाए ताकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक से हो सके। तो ये तीन काम करने को, यानी किसी प्रोजेक्ट में लगने वाली कास्ट को, उसके मतलब डेटा को कलेक्ट करना और फिर उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, जो कि कास्ट अकाउंटिंग है, और फिर उस कास्ट को कंट्रोल करना। ये जो चीज़ें हैं इनके सम टोटल को हम कास्ट मैनेजमेंट कह देते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट में कास्ट के सोर्सेज क्या हैं, यानी किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट इनकर क्यों होती है, किन वजूहत से होती है, किन सोर्सेज से होती है। तो वो ये कुछ सोर्सेज लिखे हुए हैं, आमतौर पर यही सोर्सेज होते हैं। सबसे बड़ा सोर्स तो लेबर हो सकती है आमतौर पर, अगर सबसे बड़ा नहीं है तो बड़े सोर्सेज में से एक सोर्स है लेबर। यानी जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उस पर कुछ लोग काम करते हैं, उनकी कोई सैलरीज देनी होती हैं, वेजेस देनी होती हैं, तो उस पर एक कास्ट लगती है। दूसरी चीज़ मटेरियल्स। हम एक प्रोजेक्ट की एग्जांपल लें, सबसे आसान एग्जांपल किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की हो सकती है। तो आप कोई बिल्डिंग फर्ज कर लें, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उसमें सीमेंट चाहिए होगा, उसमें सरिया चाहिए होगा, उसमें क्रश चाहिए होगी, इसी तरह से ईंटें चाहिए होंगी। तो ये सब कुछ मटेरियल्स हैं, इनकी भी एक कास्ट है। सब कॉन्ट्रैक्टर्स, आमतौर पर ये होता है कि आप मिसाल के तौर पर कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसको बनाने के बाद उसमें जो लकड़ी से रिलेटेड काम है, वुड वर्क है, वो करने के लिए आप किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी उसका ठेका आप किसी और को दे देते हैं। इसको सब कॉन्ट्रैक्टिंग कहते हैं। यानी वैसे तो बिल्डिंग मैं बना रहा हूँ, लेकिन मैंने बिल्डिंग बनाकर उसमें एक आस्पेक्ट जो था वुड वर्क के लिए किसी और को एंगेज कर लिया, तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग है, इस पर भी पैसे लगते हैं। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ पर पैसे लगते हैं, यानी जो कंस्ट्रक्शन के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कई तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ होंगे, उनकी एक कास्ट है। अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उस दौरान में वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके रहने के लिए कोई फैसिलिटीज़ बनानी पड़ेंगी, उसकी एक कास्ट होती है। और आम तौर पर कई प्रोजेक्ट में एक कास्ट ट्रैवल की होती है, यानी जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व लोग हैं उन्हें ट्रैवल भी करना पड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह, और उस पर भी कास्ट लगती है। तो ये कास्ट के कुछ सोर्सेज हैं। जो कास्ट होती हैं उनको हम डिफरेंट तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कम से कम 4 तरीके हैं जिस तरह से आप कास्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कास्ट की ये क्लासिफिकेशन या तो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट की सूरत में कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि रिकरिंग वर्सेस नॉन रिकरिंग कास्ट की शक्ल में करें। तीसरा ये है फिक्स्ड वर्सेस वेरिएबल कास्ट की शक्ल में करें। और चौथा ये है कि नॉर्मल वर्सेस एक्सपीडाइटेड कास्ट की शक्ल में करें। तो इनको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट क्या होती है? डायरेक्ट कास्ट वो होती हैं जिनको आप किसी
प्रोजेक्ट के किसी एक एस्पेक्ट के असाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लेबर है, आप लेबर बता सकते हैं कि अच्छा प्रोजेक्ट मिसाल के तौर पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो जो ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर में इतनी लेबर लगी है, जो वुड वर्क था उसमें इतनी लगी है, जो पेंट्स था उसमें इतनी लगी है। तो आप बता सकते हैं इस कास्ट के बारे में कि ये किस एस्पेक्ट पर लगी है। जबकि इनडायरेक्ट कास्ट जो होती हैं उनको आप किसी एक एस्पेक्ट को असाइन नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आप किसी जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उस पर आप कोई टैक्स दे रहे हैं, तो अब वो टैक्स आप किस एस्पेक्ट का दे रहे हैं, ग्रे स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन का, उसकी मैनेजमेंट का, उसकी क्या कहते हैं, उसकी वुड वर्क का, इसको तय करना मुश्किल है। या यूटिलिटीज़ कोई पे कर रहे हैं, बिजली पानी के जो बिल्स हैं, तो वो आप कैसे बता सकते हैं कि ये इस एस्पेक्ट पर लगी है। तो ऐसी कास्ट जो होती है जिसको आसानी के साथ किसी एक एस्पेक्ट को असाइन ना किया जा सके कि ये इस पर लगी है, उसे हम इनडायरेक्ट कास्ट कहते हैं। तो इनडायरेक्ट कास्ट में आमतौर पर आगे दो और कैटेगरीज होती हैं। एक को ओवरहेड्स कहते हैं जिसमें यूटिलिटीज़, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन वगैरह शामिल होते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है, आपके पास कोई इक्विपमेंट्स हैं तो ओवर द टाइम उनकी कीमत में कमी वाक़ई हो रही होती है। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें आपके पास प्रोजेक्ट के इस्तेमाल के लिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी डेप्रिशिएट हो रही है, यानी उसका जो वियर एंड टियर हो रहा है उसकी कीमत कम हो रही है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये डेप्रिसिएशन है। ये सारी की सारी जो हैं वो ओवरहेड्स कहलाती हैं। एक दूसरी किस्म की G&A, जिसको आप सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस क्या देते हैं, वो क्या होती है, ये रिलेटेड होती है मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजिंग, शिपिंग, सेल्स, कमीशंस वगैरह जो होते हैं, उन पर जो कास्ट लगती है उसको भी आप प्रोजेक्ट के किसी एक एस्पेक्ट को असाइन नहीं कर सकते। इसको हम G&A एक्सपेंसेस कहते हैं या सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट कास्ट वो होती हैं जिनको आप किसी प्रोजेक्ट के एक एस्पेक्ट को असाइन कर सकते हैं, और इनडायरेक्ट वो होती हैं जिसको कास्ट वो होती है जिसको प्रोजेक्ट के किसी एक एस्पेक्ट पर को असाइन करना मुश्किल होता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट की अगर हम बात करें तो एक पूरे प्रोजेक्ट की जो प्राइस है, फर्ज कर लें ये पूरी प्राइस है, उसमें एक हिस्सा कास्ट का है और एक प्रॉफिट का है। यानी मिसाल के तौर पर हमने किसी से फ़र्ज़ कर लें कि 10 लाख लिया है, 10 लाख तो बहुत थोड़ा है, फ़र्ज़ कर लें हमने 50 लाख लिया है कोई बिल्डिंग तामीर करने का, तो उस 50 लाख में हमारी कोई हो सकता है 45 लाख कास्ट और 5 लाख हमें बचत हो रही हो। अब वो जो कास्ट है उसमें एक डायरेक्ट कास्ट है और दूसरी इनडायरेक्ट कास्ट है और तीसरी कंटिजेंसी है, यानी जो किसी न किसी वजह से अचानक अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस की वजह से इमरजेंसीज में वो चीज़ें जो आप पहले से नहीं देख सके थे उस पर लग गई। डायरेक्ट कास्ट में मटेरियल है, लेबर है, इक्विपमेंट है, और इनडायरेक्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड और G&A ओवरहेड है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कास्ट, टोटल कास्ट और कास्ट जमा प्रॉफिट जो है उसकी दरमियान क्या रिलेशनशिप है। रिकरिंग और नॉन रिकरिंग कास्ट कौन सी होती है? रिकरिंग वो होती है जो कि बार बार कास्ट लगती है। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट के दौरान बार बार लगती है। मिसाल के तौर पर जो लेबर हो रही होती है वो ये नहीं होती कि लेबर पर जो कास्ट लग रही है वो पहले महीने ही लगी है और दूसरे महीने नहीं लगनी, वो बार बार कास्ट लग रही है। तो ऐसी कास्ट जो कि
प्रोजेक्ट के पूरे लाइफ साइकिल के दौरान डिफरेंट स्टेजेस पर लगती रहे, वो रिकरिंग कास्ट है। और नॉन रिकरिंग कास्ट वो होती है जो एक ही दफ़ा हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोजेक्ट करते हैं और उस प्रोजेक्ट का बिल्डिंग बना रहे हैं, और उस बिल्डिंग का पहले आपने नक्शा बनवाया, उस पर पैसे लगे, तो वो नक्शा बन गया एक दफ़ा। अब वो हर महीने आपको नया नक्शा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कास्ट क्या होती है? वो नॉन रिकरिंग कास्ट होती है। ठीक है। अच्छा, कास्ट की क्लासिफिकेशन का तीसरा तरीका फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट के दरमियान डिस्टिंक्शन कायम करने का है। फिक्स्ड कास्ट वो होती हैं जो कि अपनी यूजेज के हिसाब से बढ़ती या कम नहीं होती, बल्कि वो फिक्स्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर हमने अपने मटेरियल स्टोर करने के लिए कोई स्टोर जो है स्टोरेज स्पेस हमने किराए पर ली हुई है, फ़र्ज़ कर लें 1 लाख महीने पर। अगर वो खाली पड़ा रहे पूरा स्टोर तो भी हमने 1 लाख देना है, वो हम सारा भर दें तो भी हमने लाख देना है, वो हम आधा उसमें सामान रखें तो भी हमने 1 लाख देना है। ये कास्ट फिक्स्ड है, वो लाख रुपया है। हम उस स्टोर को कम यूज़ करें या ज़्यादा यूज़ करें, उससे उसमें तब्दीली नहीं आनी। जबकि वेरिएबल कास्ट वो कास्ट होती है जो आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, कम इस्तेमाल करेंगे तो कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पर जो मशीनरी होती है कई केसेस में, तो वो घंटों के हिसाब से होती है। अगर आप उसे 10 घंटे इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसका ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, आप 1 घंटा इस्तेमाल करेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो वो वेरिएबल कास्ट है, यानी आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो चीज़, उतनी उसकी कास्ट बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल कास्ट के दरमियान डिस्टिंक्शन हो सकती है। एक नॉर्मल और एक एक्सपीडाइटेड कास्ट होती है। नॉर्मल कास्ट वो होती है जो आपने जिस वक्त प्रोजेक्ट शुरू किया तो आपने सोचा कि अच्छा इतने अरसे में इतने इस तरह का हमने प्रोजेक्ट करना है और उस पर इतनी कास्ट लगेगी। फ़र्ज़ कर लें 1 लाख रुपया लगनी थी किसी प्रोजेक्ट पर, 1 लाख कम है, 50 लाख लगनी थी। अब फ़र्ज़ कर लें वो आपने 6 महीने के लिए यूज़ किया था, सोचा था कि 6 महीने में हमने ये कास्ट लगानी है। 1 महीने बाद अंदाज़ा हुआ कि नहीं, हमें 6 महीने से पहले ही ख़त्म करना है ये प्रोजेक्ट, तो हमें 4 महीने में ख़त्म करना है। तो अब जल्दी ख़त्म करने के लिए हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा कास्ट लगानी पड़े। तो वो कास्ट जो होती है उसे हम कहते हैं एक्सपीडाइटेड कास्ट। यानी एक्सपीडाइटेड कास्ट क्या है? जो आप प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट करने के लिए, यानी तेज़ करने के लिए, तेज़ी से मुकम्मल करने के लिए जो आप कास्ट लगाते हैं वो एक्सपीडाइटेड कास्ट होती है। ओके जी, ये तो कास्ट की हो गई डिफरेंट क्लासिफिकेशंस। हमने कहा कि 4 तरीकों से हम कास्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब कास्ट का जब आप प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं तो उसमें आप एस्टिमेट कैसे लगाते हैं कि कास्ट कितनी लगेगी? तो एस्टिमेशन के भी जो हैं वो कई तरीके हैं, कई तरह की एस्टिमेशन हो सकती है। एक हैं जी बॉल पार्क एस्टिमेट्स। बॉल पार्क एस्टिमेट क्या होते हैं? यानी एक लम्स हम एक रफ सा आप आइडिया लगा लेते हैं। यानी आप कोई एक्सपीरियंस्ड आदमी होगा, आप उसे कहेंगे अच्छा ये इस तरह की बिल्डिंग बनानी है हमने, तो वो आपको एक फिगर दे देगा, अच्छा कि अंदाज़न इस पे 60 लाख की कास्ट आएगी। ठीक है। तो ये बॉल पार्क एस्टिमेट्स होते हैं। बॉल पार्क एस्टिमेट्स जो होते हैं ये भी कोई बहुत अच्छे एस्टिमेट नहीं होता, लेकिन ये कम से कम आपको स्टार्ट करने के लिए एक रफ आइडिया देता है। दूसरा तरीका कंपैरेटिव एस्टिमेट का है। कंपैरेटिव एस्टिमेट क्या होते हैं कि उस तरह का कोई प्रोजेक्ट पहले हुआ हो तो आप उससे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि अच्छा इस प्रोजेक्ट पर कितना कास्ट आएगी। मिसाल के तौर पर इसमें 2 डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। एक हम ये देखते हैं, एक तरीका कंपैरेटिव एस्टिमेट्स में एनालॉगस एस्टिमेशन का है।
फर्ज कर लें हमने एक बिल्डिंग बनाई थी आज से 2 महीने पहले और उस पर हमारा लगा था 75 लैक्स, ठीक है। अब उसी तरह की हम एक और बिल्डिंग बनाने लगे तो हम सीधा एस्टिमेट लगा लेते हैं कि अच्छा 2 महीने पहले हमारा 75 लाख लगा था, तो अब हम उसी तरह की बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो इसका भी 75 लाख लगेगा। यानी आपने कंपेयर किया कि पहले एक प्रोजेक्ट किया था उसकी इतनी कास्ट थी, तो अब जो हम कर रहे हैं ये भी वैसा ही है तो इसकी इतनी होगी, इसकी भी उतनी ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये एनालॉगस एस्टिमेशन जो है वो सिंपली एस्यूम करती है कि जो पहले जितनी लगी थी उतनी ही अब भी लगेगी, या उससे मिलता जुलता है। यानी हमारी फर्ज कर लें पहले जो बिल्डिंग थी वो उससे मिलती जुलती थी, अब जो हम बना रहे हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन बहरहाल उससे मिलती जुलती है तो आप थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट कर देते हैं। कंपैरेटिव एस्टिमेट्स में दूसरा तरीका पैरामीट्रिक एस्टिमेशन का है। पैरामीट्रिक एस्टिमेशन क्या होती है कि आप जो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उनमें उनको आप एडजस्ट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हमने ये एक बिल्डिंग बनाई थी आज से 6 महीने पहले और उस पे हमारा लगा था 70 लाख। अब हम उसी तरह की बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो एनालॉगस एस्टिमेशन की तरह हम सिर्फ ये फ़र्ज़ नहीं कर लेंगे कि उतने ही पैसे लगेंगे, क्योंकि वो 6 महीने पहले लगे थे, अब 6 महीने मज़ीद गुजर चुके हैं। तो इस दौरान में चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ गई है, तो आप यानी इन चीज़ों की कीमतों में जो इन्फ्लेशन है उसमें एडजस्ट करेंगे। आप देखते हैं अच्छा 6 महीने में कितनी बढ़ी है, आप कहते हैं जी फ़र्ज़ कर लें उसमें 5% इजाफा हो गया है, तो आप उसकी मटेरियल की जो कास्ट है उसमें 5% ऐड कर देते हैं। इसी तरह जो और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी जो पैरामीटर्स हैं उनमें भी आप वो उतना जितना आप समझते हैं कि 6 महीने में इजाफा हुआ है वो इजाफा करते हैं और फिर टोटल नई कास्ट का एस्टिमेट लगा लेते हैं। तो ये पैरामीट्रिक एस्टिमेशन होती है। ये भी कंपैरेटिव एस्टिमेट है क्योंकि आप पिछले एक प्रोजेक्ट से कंपेयर करके तो अब नए प्रोजेक्ट की कास्ट एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो तरीका है वो फिजिबिलिटी एस्टिमेट्स का है। जब आप कोई प्रोजेक्ट बन जाता है, ठीक है, जो डिज़ाइन हो जाता है उसमें पहले उसके डिज़ाइन की सारी चीज़ें फाइनल हो जाती हैं, तो फिर आप इधर उधर से कोटेशंस लेकर देख सकते हैं कि अच्छा हमें ये मटेरियल्स चाहिए होंगे, देखें कि मार्केट में कितने के मिल रहे हैं, ओके ये चीज़ इतने की मिल रही है, ये इतने की मिल रही है, लेबर के आजकल ये रेट चल रहे हैं। तो ये जब आपकी डिज़ाइन स्टेज मुकम्मल हो जाए, इनिशियल प्लानिंग मुकम्मल हो जाए, तो उसके बाद आप ये फिजिबिलिटी एस्टिमेट्स लगा सकते हैं। यानी अब आपको पता है कि आपने क्या क्या एग्जैक्टली करना है, तो उसके आप आइडिया मार्केट से लेकर आप एस्टिमेट लगा सकते हैं। तो ये जो फिजिबिलिटी एस्टिमेट होते हैं ये पहली 2 किस्म के एस्टिमेट्स की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। और आखिरी जो टाइप है एस्टिमेशन की या जो मेथड है वो डिफिनिटिव एस्टिमेट्स का है। डिफिनिटिव एस्टिमेट्स क्या हैं कि जब बिल्कुल ठीक ठीक आपने एस्टिमेट अब लगाना है। ये आमतौर पर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक प्रोजेक्ट के कुछ इनिशियल फेजेस मुकम्मल ना हो जाए। यानी मिसाल के तौर पर आपने डिज़ाइन वगैरह बाकी सारी चीज़ें फ़ाइनल कर ली और अब आपने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल भी मंगवा ली, आप बिडिंग हो गई, सारे के सारे जो थे टेंडर्स वेंडर्स सब कुछ हो गया, तो अब आपको पता है अच्छा हमसे फ़लाँ बंदे ने इतने पैसे लेने हैं, फ़लाँ ने इतने पैसे लेने हैं, ये मटेरियल की हमें ये कोटेशन आई है जो हमने फ़ाइनल कर ली है, तो अब हम बता सकते हैं यस इस चीज़ के इतने पैसे लगेंगे क्योंकि अब तो वो फाइनल हो चुके हैं कि इतने पैसे लगने हैं। तो ये जो डिफिनिटिव एस्टिमेट्स होंगे, ठीक है जी। तो ये 4 मेथड्स हैं या 4 टाइप्स हैं कास्ट एस्टिमेशन की। अच्छा, कास्ट एस्टिमेशन में हमेशा कुछ प्रॉब्लम्स पेश आएंगे। यानी जो कास्ट एस्टिमेशन है वो कभी
एक्यूरेट यानी डिफिनेटिव एस्टिमेट्स के अलावा वो एक्यूरेट नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? उसकी वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात आप शुरू में लो इनिशियल एस्टिमेट्स लगा लेते हैं, इनिशियली आप लो एस्टिमेट्स लगाते हैं। अच्छा, दूसरी वजह जिसकी वजह से एस्टिमेटेड कास्ट से ऊपर नीचे हो जाती है कास्ट, यानी आपने सोचा था 60 लगेगा, लाख लगेगा, लग गया एंड में 70 लाख। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसमें बाद में जाके पता चलता है अच्छा इसमें ये टेक्निकल डिफ़िकल्टी है। उस टेक्निकल डिफ़िकल्टी को ओवरकम करते, उसे ठीक करते करते आपकी ज़्यादा कास्ट लग जाती है। अच्छा, लैक ऑफ डेफिनेशन एक और चीज़ है। यहाँ डेफिनेशन से क्या मुराद है कि आपने अगर प्रोजेक्ट ठीक से डिफाइन ही शुरू में नहीं किया हुआ कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर जाहिर है कास्ट के एस्टिमेट भी एक्यूरेट नहीं हो सकेंगे। एक स्पेसिफिकेशन चेंजेस होती है। स्पेसिफिकेशन बाज़ औक़ात ये होती है आप शुरू में प्रोजेक्ट कुछ और सोच के करते हैं, बाद में आप कहते हैं कि नहीं इसमें ये भी ऐड करना है, या नहीं अब सूरत हाल तब्दील हो गई है तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे, उसके बजाय ये करेंगे, या ये चीज़ हमने निकाल ही दी है अब ये नहीं करेंगे। तो स्पेसिफिकेशंस चेंज होने की वजह से भी जो आपके इनिशियल एस्टिमेट्स होते हैं वो बदल जाते हैं या वो ठीक साबित नहीं होते। और एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, कोई और प्रॉब्लम आ गया, यानी कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस पैदा हो गई, पॉलिटिकल कोई इवेंट हो गया जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट रुक गया कुछ अरसे के लिए, तो उसकी वजह से भी आपके जो शुरू में कास्ट के एस्टिमेट्स लगाए होते हैं वो गलत साबित होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है जी बजटिंग। एक तो हो गई कास्ट, कास्ट के मतलब हमने चीज़ें डिस्कस कर ली कि कास्ट के सोर्सेज क्या हैं, कास्ट की हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट पे लगने वाली कास्ट के हम एस्टिमेट्स कैसे लगा सकते हैं, और फिर वो एस्टिमेट्स क्यों अक्सर दुरुस्त साबित नहीं होते। अब दूसरा हिस्सा है बजटिंग का। तो बजट क्या चीज़ होती है? बजट इज़ अ प्लान दैट आइडेंटिफाइज द एलोकेटेड रिसोर्सेज, the project's goals and the schedule that allows an organization to achieve those goals. बजट एक ऐसा प्लान होता है जिसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है कि फलां चीज़ पर इतने रिसोर्सेज लगेंगे, ये प्रोजेक्ट के गोल्स हैं और ये स्केड्यूल है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें ये चीज़ें शामिल हों उसे हम उसका बजट कहते हैं। बजटिंग के भी कई तरीकों से हो सकती है। एक टॉप डाउन बजटिंग होती है। टॉप डाउन बजटिंग ये होती है कि आप ऊपर से टॉप मैनेजमेंट का इनपुट लेते हैं कि अच्छा कितना बजट होना चाहिए, इस किस चीज़ पर हम कितने पैसे लगाएं। तो ये टॉप डाउन होती है, यानी टॉप से डिसाइड होता है कि कितने हमारे टोटल पैसे हैं, और फिर वो आप नीचे की तरफ लगाते हैं कि अब किस चीज़ पर कितने लगाने हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा तरीका बॉटम अप बजटिंग का हो सकता है। बॉटम अप बजटिंग क्या होती है? ये टॉप के बजाय नीचे से शुरू होती है। आप सोचते हैं कि अच्छा ये करना है, इस चीज़ पर इतने पैसे लगेंगे, इस पर इतने लगेंगे, इस पर इतने लगेंगे, तो उन सबको जमा करके तो टोटल इतने लगेंगे। ठीक है, यानी वो बजटिंग ये था कि आपने ऊपर से अंदाज़ा लगाया कि इतने टोटल लगेंगे, वो डिसाइड कर लिए, और फिर सोचा कि अच्छा अब टोटल तो हमने इतने लगाने हैं, तो इतने इस चीज़ पर लगाएंगे, इतने इस पर लगाएंगे, इतने इस पर लगाएंगे। ये उसके उलट है, यानी आप नीचे से देखते हैं करना क्या है, हर चीज़ पर कितने पैसे लगेंगे, कितनी कास्ट लगेगी, फिर वो जमा करके आप टोटल कास्ट निकाल लेते हैं। तो ये बॉटम अप बजटिंग है। एक और तरीका एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग का है। एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग क्या होती है? इज अ बजटिंग मेथड दैट असाइंस कास्ट फर्स्ट टू एक्टिविटीज एंड देन टू प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन ईच प्रोजेक्ट्स यूज ऑफ रिसोर्सेज। यानी इसमें आप पहले एक्टिविटीज आइडेंटिफाई करते हैं और उनको कास्ट असाइन करते हैं, और फिर उससे आप कहते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट पर इतना कास्ट आएगी। तो एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग में क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले आप एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं
कि ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं, फला 1 2 3 4 5। फिर आप कहते हैं कि हर एक्टिविटी में कास्ट के ड्राइवर्स कौन कौन से हैं, यानी इस एक्टिविटी में लेबर क्या होगी, इसमें बाकी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। फिर उसका क्या करते हैं कि कंप्यूट अ कास्ट रेट पर कास्ट ड्राइवर यूनिट और ट्रांजैक्शन। फिर आप कंप्यूट करते हैं कि अच्छा अब हर कास्ट ड्राइवर के एक यूनिट पर कितने पैसे लगेंगे। मिसाल के तौर पर फर्ज कर लें कि आप कहते हैं कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उसमें तो ऐसे तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन फ़र्ज़ कर लें आप ग्रे स्ट्रक्चर की तामीर, फिर वुड वर्क, फिर जो है आपने उसके ऊपर पेंट करना है, फ़र्ज़ कर लें ये 3 एक्टिविटीज़ करनी है। अब आप कहते हैं पहली एक्टिविटी को पकड़ते हैं कि हमने जो ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें ड्राइवर्स कौन कौन से हैं ग्रे स्ट्रक्चर में। आप कहते हैं मटेरियल और दूसरा क्या है, लेबर। अच्छा अब फ़र्ज़ कर लें अगली मिसाल लेबर की ले लें। आप कहते हैं अच्छा कितनी लेबर लगेगी, और एक आदमी के काम करने पर एक आदमी के कितने लगेंगे जी। एक आदमी एक दिन का फ़र्ज़ कर लें 2000 रुपया लेता है एक मज़दूर, तो हमने 20 मज़दूर लगाने हैं और वो एक महीने के लिए करेंगे, तो आप क्या करते हैं 2000 मल्टीप्लाइड बाई 20 मज़दूर मल्टीप्लाइड बाई 30 दिन के लिए करेंगे। तो इस तरह से कंप्यूट कास्ट रेट पर कास्ट ड्राइवर यूनिट और ट्रांजैक्शन। तो अब आप क्या करते हैं कि आप कास्ट ड्राइवर की एक यूनिट की कास्ट डिटरमिन करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। पहला मरहला ये था कि आपने एक्टिविटी आइडेंटिफाई की, हमने फर्ज कर लें ग्रे स्ट्रक्चर बनाना है, उसके कास्ट ड्राइवर्स किए। कास्ट ड्राइवर एक मटेरियल होगा, दूसरा लेबर है, ठीक है। हम लेबर की मिसाल ले लेते हैं। अब आप करेंगे कि अच्छा इसमें लेबर में एक यूनिट यानी एक मज़दूर या जो लेबर है वो कितने पैसे लेगा। आप कहते हैं 2000, ठीक है। तो ये तीसरा स्टेप है, यानी एक यूनिट की कास्ट डिटरमिन करें। फिर असाइन कास्ट टू प्रोजेक्ट्स बाय मल्टीप्लाइंग द कास्ट ड्राइवर रेट टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द कास्ट ड्राइवर यूनिट कंज्यूम्ड बाय द प्रोजेक्ट। अब हमने कहा था एक मजदूर है वो एक दिन के 2000 रुपया लेगा। तो अब आप कहते हैं कि उससे अगला मरहला जो चौथा स्टेप है वो ये है कि अब आप कहते हैं कि अच्छा एक ने लेना है 2000, हमने 20 मजदूर लगाने हैं 30 दिनों के लिए, तो 2000 ज़रब 20 ज़रब 30, तो ये टोटल हमारे पास कास्ट आ जाएगी। तो ये एक्टिविटी बेस्ड कास्टिंग के 4 स्टेप हैं। पहले एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करें, फिर उसमें से कास्ट के ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करें, फिर उन कास्ट ड्राइवर्स के एक यूनिट की कास्ट डिटरमिन करें, और फिर जितने यूनिट लगने हैं उन सबको उस एक यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई करके जो टोटल कास्ट निकाल लें, और फिर उन सबको जमा करेंगे एंड में, तो हमारे पास टोटल प्रोजेक्ट की कास्ट आ जाएगी। बजट का बनाने का एक और तरीका जो है वो ये होता है कि यानी ये बजट को बनाने का तरीका नहीं है, ये बजट को प्रेजेंट करने का आप यूँ समझ लें तरीका है। वो टाइम फेज्ड बजट है, यानी जिसमें आप एक्टिविटी वाइज ही नहीं लगाते बल्कि टाइम वाइज भी लगाते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि सबसे पहले सर्वे होना है ये जनवरी के महीने में, और इस पर 4000 कोई भी $4000 लगने। डिज़ाइन है तो डिज़ाइन पर ये 2 महीने के अमल में पूरा होगा, तो फरवरी में इस पर 2 महीने के दौरान पूरा होगा, तो फरवरी में 5000 और मार्च में 3000 लगेगा। क्लियर साइट, अब आपको पता चलता है कि ये काम फरवरी में होना है, 4000 लगेंगे। यहाँ से देखें मंथली ये प्लम एंड वायर, तो ये आप कहते हैं कि ये अप्रैल में इस पर 1000 लगेगा और मई में इस पर 4000 लगेगा। तो इस तरह आपके पास टोटल बाई एक्टिविटी आ जाता है, और इधर जो है हर महीने का आ जाता है कि हर महीने में कितने लगेंगे, ठीक है।
तो ये टाइम फेस्ड बजट है, यानी आप बताते हैं कि हर महीने में या डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं उनमें कितनी कितनी हमारी कॉस्ट लगेगी। ओके, अब आखिरी जो कॉन्सेप्ट है इसमें बजटिंग के हवाले से वो बजट कंटिंजेंसी का है। बजट कंटिंजेंसी इज द एलोकेशन ऑफ एक्स्ट्रा फंड टू कवर दीज अनसर्टेनिटीज। ये दीज वाला वर्ड फालतू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये दी है, the uncertainties and improve the chances that a project can be completed within the time frame originally specified। बजट कंटिंजेंसी यानी आपने फर्ज कर लें आपने सारा किया कि अच्छा इस एक्टिविटी पर इतने पैसे लगने, इस पर इतने लगने, इतने पैसे लगने, टोटल आपने कहा जी हमने एक्टिविटी वाइज कैलकुलेट करके देख लिया है कि 70 लाख लगना है। आप उसमें 10 लाख का और मार्जिन डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वक्त कोई भी कंटिंजेंसी आ सकती है, और अगर कंटिंजेंसी आ गई तो फिर हम कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी रख लेते हैं जो हम लगा कर उसको ओवरकम कर लेंगे ताकि हमारा प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा हो सके। तो ये जो एक्स्ट्रा एक आप अमाउंट एलोकेट करते हैं इसको आप बजट कंटिंजेंसी कहते हैं। तो ये था जी कॉस्टिंग और बजट के मतलब सारी डिस्कशन।